हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईवी स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हम देखेंगे मेसोपोटामिया का अर्थ, यानी मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है। यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पेटोमोस यानी नदी से मिलकर बना है। यानी मेसोस का अर्थ होता है मध्य में और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। यानी ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये कहाँ पे स्थित है। दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है मेसोपोटामिया। आगे है मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है, यानी इराक देश में स्थित है ये आजकल। शहरी जीवन की शुरुआत है वो इसी सभ्यता में होती है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। अगर हम शहरों की बात करें तो सबसे पहले है वो मेसोपोटामिया में शहर विकसित हुए थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। यानी इनका शहरी जीवन भी उच्च कोटि का था, इनके पास विशाल और समृद्ध साहित्य था, खगोल और गणित विद्या के लिए जानकार थे मेसोपोटामिया के लोग। इसीलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो पूरे वर्ल्ड में है वो विकसित सभ्यता थी। आगे है मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत है वो कौन कौन से हैं। ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत है वो कौन से हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया में जो इमारतें हैं, मूर्तियां हैं, आभूषण हैं, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं, लिखित दस्तावेज हैं जो मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है मेसोपोटामिया के बारे में। आगे है मेसोपोटामिया की भाषा, इनकी लैंग्वेज कौन सी थी, इनकी भाषा कौन सी थी। इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद अकदी भाषा और बाद में सबसे बाद में अरमाइक भाषा बोली जाती थी। सबसे पहले कौन सी? सुमेरियन भाषा, उसके बाद अकदी भाषा और सबसे बाद में अरमाइक भाषा बोली जाती थी। 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ था सबसे लास्ट में, और 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ था। और ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है अरमाइक भाषा। 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यानी स्टार्टिंग में सो कम बोली जाती थी अरमाइक भाषा, फिर 1000 ईस्वी पूर्व के बाद है वे यह बहुत ही व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। आज भी इराक के कुछ भागों में यह बोली जाती है। ये मेसोपोटामिया का शहर है। मेसोपोटामिया देखिए, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। आगे है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है, यानी इराक में है। ये मैंने पहले बता दिया है कि इराक में है ये। और इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को, जो इसका शहर था, दक्षिणी भाग था, उसको सुमेर या अकद कहा जाता था। जो दक्षिणी भाग है उसको सुमेर या अकद कहा जाता था। और बाद में इसको क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया। बाद में पहले सुमेर अकद कहा जाता था और बाद में इसी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इसके उत्तरी भाग को असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया था और इसको असीरिया कहा जाने लगा था। इसके उत्तरी भाग में सीरिया है, असीरिया का हो या सीरिया का हो, इन्होंने कब्जा कर लिया था और उसी भाग को असीरिया कहा जाने लगा था। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हो गया था। यानी नगर हो विकसित होने, शहर हो विकसित होने शुरू हो गए थे 3000 ईस्वी पूर्व में। उरुक उर मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। यानी ये शहरों के नाम है ये, उरुक, उर और मारी। यहाँ स्टेपी घास के मैदान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है कि स्टेपी घास के मैदान कहाँ पे हैं। ये मेसोपोटामिया में स्थित थे। अतः पशुपालन की
पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन था। यानी पशुपालन करते थे लोग, खेती कम करते थे, तो पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। अतः यहाँ कृषि और पशुपालन व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन थे। यानी कृषि भी करते थे लोग, पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे। ये सभी उनके आजीविका के साधन थे, रोजी रोटी के साधन थे। आगे है, ये देखिए मैंने ये मैप भी लिया हुआ है मेसोपोटामिया का। ये मेसोपोटामिया है, ये इधर ये नदियां हैं, ये नदियों के बीच में, ये ऊपर सीरिया है, उत्तरी भाग को जिसने कब्जा लिया था ये रहा। ये इराक है, इराक गणराज्य का हिस्सा है ये इराक है। ये सीरिया है, ये इराक की राजधानी है बगदाद है। ये मेसोपोटामिया अब है वो इराक में है ये। आगे है, यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का प्रयोग करते थे। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है जो सफेद संगमरमर का बना हुआ है। यानी उसको तराश करके बनाया गया है और उसको वार का शीर्ष कहते हैं। वार का शीर्ष, जो स्त्री का शीर्ष मिला है सफेद संगमरमर से बनाया हुआ है। ये श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। यानी जो इनका श्रम विभाजन था, यानी श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है, इनका काम बटा हुआ था। सामाजिक संगठन शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की विशेषता है। यानी सामाजिक संगठन भी था, समाज के लोग इकट्ठे रहते थे, मिलजुल के रहते थे, शहरी जीवन था। आगे है, यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था, यानी कमी थी। यानी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी यहाँ पे, लेकिन जो खनिज संसाधन है, तेल थे, ये तेल वगैरह, ये खनिज संसाधन है, कोयला, तेल, ये इनकी कमी थी यहाँ पे, जिन्हें तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगवाया जाता था। खनिज संसाधन में धातु भी आ जाती है, तो यहाँ ये दूसरे देशों से मंगवाते थे, तुर्की से, ईरान से, खाड़ी पार के जो देश हैं वहां से ये मंगवाते थे। आगे है, यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। यानी जो परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट है, इनका व्यापक स्तर का था और जल मार्ग द्वारा होता था। यानी ये किश्तियों से करते थे, नावों से अपना व्यापार करते थे। फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। नदियों के बीच में तो स्थित है ये, तो जल मार्ग से ही इनका व्यापार होता था। फरात नदी है वो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। फरात और दजला नदी के बीच में स्थित है ये, तो फरात नदी है विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। फरात नदी से वो व्यापार होता था। आगे है, शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। अब इनको ये इतने डेवलप हो गए थे, अब इनको हिसाब किताब भी रखना होता था, लेन देन का, तो ये इन्होंने अपनी लेखन कला वो भी विकसित की थी। आगे है, ये देखिए एक स्त्री का शीर्ष मिला है, ये संगमरमर का बना हुआ है। ये देखिए मैंने पिक भी लगाई हुई इधर, इसको वार का शीर्ष कहते हैं। आगे है, मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु, यानी वहां पे कृषि कैसे होती थी और जलवायु कैसी थी, खेती बाड़ी कैसे करते थे लोग, इसके बारे में बताया गया है। देखिए, दजला और फरात नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं और जब इन नदियों में बाढ़ आती थी और अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में लाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहां जमा हो जाती थी। यानी नदियां हैं वो लेके आती थी मिट्टी, फिर नदियों में बाढ़ आ जाती थी या फिर नदियों से जो पानी लेते थे खेतों में लगाने के लिए, वो उससे वो मिट्टी है वो खेतों में जमा हो जाती थी, जिससे इनकी फसल है वो खेती बाड़ी अच्छी होती थी, कृषि है वो अच्छी होती थी। और यहाँ का रेगिस्तानी भाग, यानी जो रेगिस्तानी भाग है मेसोपोटामिया का, जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती थी। फरात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुंचती है तो छोटे छोटे कई धाराओं में बटकर नहरों जैसे सिंचाई का कार्य करती। यानी एक फरात नदी रेगिस्तान में जाती है तो छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है, यानी छोटी छोटी नदियां कह लीजिए आप, नहर कह लीजिए, तो उनमें बट जाती है तो
सिंचाई का कार्य है वो अच्छे ढंग से होता है। यहाँ मतलब सभी की खेतों तक पानी पहुंच जाता है, यही बात है। यहाँ गेहूं, जौ, मटर, मैसूर की खेती की जाती थी। ये फसलों के नाम है कुछ, ये खेती करते थे जिनकी। आगे है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। जो पुराने नगर हैं वो कौन कौन से थे, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण है वो 3000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हो गया था। ये बहुत ही टाइम पीरियड याद रखना बहुत ही जरूरी है आपको कि कब नगरों का निर्माण है वो हुआ था। 3000 ईस्वी पूर्व में नगरों का निर्माण है वो प्रारंभ हो गया था। उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। उरुक नगर, उर नगर, मारी नगर, ये नगर है, नगरों के नाम है, ये प्रसिद्ध नगर थे इनके मेसोपोटामिया के। यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियां टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी, यानी पूरी तरह से नगर नियोजन मतलब पूरी तरह से मेंटेन नहीं किया हुआ था। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। उरवासी घर बनाते समय सुकून और अपसुगुन, यानी देखते हैं ना शुभ अशुभ, इस पर विचार करते थे कि ये इधर मतलब दरवाजा लगाना तो शुभ होगा, इधर दरवाजा लगाना तो अशुभ होगा, ये सब विचार करते थे, तभी घर बनाते थे। आगे है 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वाधारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। ये भी नगर ही है, ये मारी नगर, ये भी फला फूला था 2000 ईस्वी के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वधारा। ऊर्ध्वधारा का मतलब क्या है कि फरात नदी के किनारे पर ही स्थित है ये अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल कह सकते हैं हम मारी नगर को। इसके कारण यह बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। तो व्यापारिक स्थल था, व्यापार अच्छा होता था, तो खुशहाल और समृद्ध सिटी थी ये मारी नगर। यहाँ जिमरेलियम का राजमहल मिला है, यानी एक राजा था जिमरेलियम, उसका राजमहल भी मिला है मारी नगर में, और एक मंदिर भी मिला है यहाँ पे। आगे है लेखन कला। इनकी लेखन कला कैसी थी इसके बारे में बताया गया है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। और नगरों का निर्माण है कब शुरू हुआ था, 3000 ईस्वी पूर्व में नगरों का निर्माण शुरू हुआ था। और पट्टिकाएं कब लिखी गई थी, 3200 ईस्वी पूर्व में। इन पर सरकंडे की तीखी नोक से किलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था और इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। क्या होता था कि गिल्ली मिट्टी की एक प्लेट सी बना ली जाती थी, जैसे स्लेट होती है ना, स्लेट बना ली जाती थी, फिर उस पर गिल्ली होती थी वो स्लेट, उसी पर सरकंडे से लिख देते थे, तो वो उसको फिर धूप में सुखा देते थे। वही इनकी मतलब भाषा होती थी। लिपि किलाकार लिपि कहते हैं इसको, किलाकार लिपि। लेखन कला, लेखन प्रणाली की विशेषता, यानी जो लेखन प्रणाली, जो लिखने का स्टाइल था वो कैसा था, मतलब कैसे लिखते थे ये। ध्वनि के लिए किलाक्षर और किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, यानी मतलब क्या है कि अलग ध्वनि होगी तो अलग चिन्ह बना दिया, ये अलग ध्वनि होगी तो अलग चिन्ह बना दिया, अलग अलग चिन्ह लगाते थे ये। मतलब प्रॉपर व्यंजन और स्वर का प्रयोग नहीं होता था, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, चिन्हों का प्रयोग करते थे। मतलब अब हमारे पास ये भाषा है, ये लिखी हुई भाषा, ऐसे प्रयोग नहीं करते थे, ये चिन्ह लगाते थे कि ये ध्वनि है तो ऐसा चिन्ह लगा दी। तो उसको क्या होता था, जो लिखने वाला था लिपिक, उसको सैकड़ों चिन्ह याद रखने पड़ते थे, सीखने पड़ते थे। सूखने से पहले इन्हें गिल्ली मिट्टी पर लिखना होता था। सूखने के बाद तो लिखा नहीं जाएगा, तो सूखने से पहले ही जो लिखना है वो लिख लेते थे ये। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। कुशल व्यक्ति तो होना ही चाहिए, मतलब कि जो जिसको सैकड़ों चिन्ह याद हो, कुशल व्यक्ति हो, फटाफट लिख दे, कि सूखने से पहले ही लिख दे। इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य के रूप में देना होता था। जो ध्वनियां होती थी उसको एक दृश्य के रूप में एक बनावट दे दी जाती थी, उसको एक शेप दे दिया जाता था। ऐसे मतलब एक शेप बना दी कि ऐसे शेप बना दी जाती थी ध्वनियों की। ये क्या समझाना चाह रहा है कि इसी में ये बता दिया जाता था, ध्वनियों के माध्यम से ही बता दिया जाता था।
देखिए ये मैंने एक क्यूनिफॉर्म कहते हैं इंग्लिश में इसको, किलाकार हिंदी में कहते हैं। ये गिल्ली मिट्टी की पट्टी है, ये लिख रहा है सरकंडे की नोक से। राइटिंग ऑन ए सॉफ्ट क्ले टैबलेट विद ए रीड पेन, ये लिख रहा है। ये सूखने के बाद ऐसी हो जाती थी। आगे है किलाकार, ये मैंने बता दिया अभी, क्यूनिफॉर्म कहते हैं इंग्लिश में। या लातिनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ छुट्टी और फॉर्मा जिसका अर्थ होता मतलब छुट्टी, और फॉर्मा का अर्थ क्या होता है? आकार। क्यूनी का अर्थ होता है छुट्टी और फॉर्मा का अर्थ होता है आकार। इन दो शब्दों से मिलकर बना है किलाकार, यानी कील से लिखना, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। काल गणना, आगे है काल गणना, मतलब ये जो काल गणना इनका टाइम है। काल का मतलब टाइम ही होता है, समय की गणना कैसे करते थे ये बता रखा है। काल गणना और गणित की विद्वता पूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। यानी मेसोपोटामिया ने ये मतलब काल गणना है वो सबसे पहले की थी। गणित में है ये पारंगत थे, गणित में ये सबसे मतलब विश्व में दुनिया में प्रसिद्ध थे। इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल मतलब देखिए इतने पुराने समय में, इतने पहले भी ये वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज आदि से परिचित थे। और काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष का 12 महीनों में, एक महीने का 4 हफ्तों में, और एक दिन का 24 घंटों में, और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया होता। जैसे अब होता है, एक वर्ष में 12 महीने हो गए, एक महीने में 4 हफ्ते हो गए, एक दिन में 24 घंटे हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट हो गए। इसीलिए उस समय भी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे विभाजन कर रखा था कि टाइम का। आगे है मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार, यानी कैसे शहर होते थे, कितने टाइप के शहर होते थे, इनके बारे में बता रखा है। सबसे पहले है वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर है, यानी ये बीच में मंदिर बन गया, उसके आसपास है वो, बीच में मंदिर बन गया, उसके आसपास है वो शहर विकसित हो गए। ये एक ऐसे शहर होते थे। और दूसरे नंबर के शहर कौन से होते? वे शहर जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे, यानी व्यापार होता था, फिर धीरे धीरे वहां पे लोगों ने बसना शुरू कर दिया, तो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। आगे शाही शहर, शाही शहर का मतलब क्या? राजा महाराजा रहते थे, वही शाही शहर हो जाते थे। ये देखिए ये मंदिर है, ये मंदिर है, इसके आगे इधर ये लोग बसे हुए, ये इधर घर हैं इनके, ये देखिए ये इधर आ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, एंट्री हो रही है इनकी। ये देखिए ये इधर ऊपर सीढ़ियां, इधर से भी सीढ़ियां हैं इसकी मंदिर की। ये देखिए ये पूजा स्थल है, ये पूजा स्थल है, ये देखिए एक बार। आगे है शहरीकरण और नगरों की बसावट। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के एक स्थान नहीं होते थे, यानी बड़ी संख्या में लोग नहीं रहते थे वहां पे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप कस्बे बने हैं। यानी लोग धीरे धीरे है वो रहने लग जाते हैं, फिर वहां पे क्या खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त और गतिविधियां भी होने लग जाती है, व्यापार होने लग जाता है, फिर वहां पे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ने के बाद वह कस्बे बन जाते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा, यानी जो मतलब खाद्य उत्पादन तो होता ही है, फूड प्रोडक्शन होता है, उसके अलावा क्या होता है? व्यापार भी होता है शहरों में। उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे हॉस्पिटल हो गए शहरों में, स्कूल हो गए। तो व्यापार, खाद्य उत्पादन तो होता है, इसके साथ व्यापार भी होता है, तरह तरह की अन्य सेवाएं भी होती हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अन्य सेवाएं भी शहरों में होती हैं। और नगर के लोग है वो आत्मनिर्भर नहीं रहते, उन्हें नगर और गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। यानी कि वे आत्मनिर्भर नहीं होते। जैसे कि अब गांव से जो सामान जाता है शहरों में जाता है, फिर वे उनसे वस्तुएं बनाते हैं। इसी तरह से ये गांव से ही अपना कच्चा माल, मतलब कच्चा माल प्राप्त गांव से करते थे, फिर ये शहरों में खाद्य उत्पादन करते थे।
आगे है, इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप से गांव के लोग भी है वो जुड़े हुए थे, यानी शहरों में जो क्रियाकलाप होते थे उससे गांव के लोग भी जुड़े होते थे, उनकी भी आमदनी हो जाती थी। आगे है शहरी जीवन की विशेषता, यानी जो विशेषताएं हैं शहरी जीवन की, शहरी जीवन कैसा था इसके बारे में बताया गया है। शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था, यानी जो श्रम विभाजन का मतलब कि काम का बंटवारा होता था। विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे, मतलब अलग अलग काम हो गया। जैसे किसान है, किसान मतलब की खेती बाड़ी करता है तो वो व्यापारियों से जुड़ा हुआ था अपनी जो फसल है उसको बेचने के लिए। तो इसी तरह से ये आपस में जुड़े होते हैं, इनका काम भी अलग अलग होता है और इनका इसीलिए मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गांव है और शहर वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी तरह से शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी, जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, एक जगह से नहीं आती है। एक जगह से ईंधन आ गया, दूसरी जगह से धातु आ गई, इसी तरह से अलग अलग जगहों से आती रहती हैं। मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही, यानी माल है वो कैसे पहुंचता है मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया के जो खाद्य संसाधन है चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था, यानी जो कोयला, पेट्रोलियम, ये मतलब खनिज संसाधन थे, इनका अभाव था। तो खाद्य संसाधन तो इनके बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो खनिज संसाधन है वो बहुत ही कम थे। धातु, कोयला, पेट्रोलियम ये बहुत ही कम थे। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी, तो ये पत्थर भी दूसरे देशों से मंगवाते थे, तो इनकी कमी थी। इराकी खजूर, पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए, नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, मतलब इनके पास ये अच्छी नहीं थी तो दूसरे देशों से मंगवा लेते थे, यही बात है। आगे है मेसोपोटामियाई लोग है संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, यह भी धातु है, चांदी, सोना, सिप्पी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा, कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें देते थे। यानी अब जो धातुएं मंगवाते थे, तांबा, चांदी, सोना, तो उनको क्या देते थे, कपड़ा दे देते थे। जो कृषि जन्य जो खाने पीने की चीजें हैं वो देते थे। आगे है परिवहन। परिवहन कैसा था? परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन जलमार्ग था, यानी जलमार्ग से है वो ट्रेड होता था, इनका व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के जो लोग हैं शहरों के लिए जलमार्ग सबसे प्रमुख साधन होने का कारण था, यानी सबसे जो प्रमुख साधन कौन सा था? जलमार्ग था। जलमार्ग से है वो ये दूसरे देशों में है वो व्यापार करते थे। आगे है मेसोपोटामिया के मंदिर। मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल इतना था कि मंदिर की बाहरी दीवारों के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी, चाहे तो भीतर मुड़ी होती थी या बाहर मुड़ी होती थी, यानी घरों की तरह ही मंदिर होते थे। ये कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था, जो मंदिर होते थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे। इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था, और इनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। दो तरह के थे, जैसे उर हो गए चंद्र देवता हो गए, इनाना है वो प्रेम और युद्ध की देवी थी। घरों की तरह ही मंदिर होते थे, कच्ची ईंटों के बने होते थे। आगे है जैसे ये देखिए, ये है मंदिर, ये एक व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ियों से, इधर भी सीढ़ियां लगी हुई है। ऊपर ये पूजा स्थल है, यहाँ पर ऊपर वो पूजा स्थल है, इधर भी सीढ़ियां हैं, इधर से यहाँ भी सीढ़ियां हैं। ये देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, यानी देवता है वो केंद्र में होता था, उसी को पूजते थे। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे, यानी ये देवी देवता को अर्पित करते थे अन्न, दही और मछली। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था, कि हमारा स्वामी है। अभी भी मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ, भगवान हमारा स्वामी है, ऐसे मानते हैं ना। तो उसी टाइम भी ये
अपने खेतों का, मत्स्य क्षेत्रों का, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी मानते थे। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास ही की जाती थी। यानी जो मतलब खेतों से जो वस्तुएं आती थी वे सभी है ये इधर बैठ के, मतलब मंदिर के पास ही बैठ के अपने सारे, जैसे तेल निकालना हो, अनाज पीसना हो, तो मंदिर के पास ही बैठ के ये सारे काम कर लेते थे। आगे है मेसोपोटामिया के शासक, मतलब कौन से शासक थे जो मेसोपोटामिया के, जिन्होंने राज किया। समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहां से यह रोम, इस्लाम की दुनिया में और बाद में मध्य युगीन यूरोप में पहुंचा। सबसे पहले सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया था, फिर बाद में रोम में, फिर इस्लाम में ये फैला था। गिलगेमिस, सबसे पहले गिलगेमिस राजा थे, उरुक नगर का शासक था और महान योद्धा था। ये उरुक नगर का शासक कौन था? गिलगेमिस, और जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन किया हुआ था। असीरियाई शासक अशुरबनीपाल, यह सीरिया का शासक था जिसने मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग है वो कब्जा लिया था। बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर निन्वे में एक पुस्तकालय स्थापित किया था। निन्वे एक जगह का नाम है। तो मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाई थी बेबीलोनिया से और पुस्तकालय वो स्थापित किया था। मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे, गीली मिट्टी पर लिखते थे ये, फिर उनको सुखा लिया जाता था। तो वे पट्टिकाएं मंगवाई थी इन्होंने बेबीलोनिया से और एक पुस्तकालय बनवाया था। नेबोपोलास्पर ने 625 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त करवाया था। उत्तरी भाग है वो असीरिया के कब्जे में था। तो किसने इसको छुड़वाया था? नेबोपोलास्पर ने इसको छुड़वाया था। आगे है 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। नेबोनिडस एक राजा थे, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था नेबोनिडस, ये भी एक राजा ही थे। गिलगेमिस, असीरिया शासक अशुरबनीपाल, नेबोपोलास्पर, सिकंदर, ये कुछ है, ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक यू।